नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। जब से विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है पटना में और ये बैठक संपन्न हुआ, तब से सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रहा है वो उसमें चर्चा के केंद्र में अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। सब लोग यही 2 दिन से बात कर रहे हैं कि आखिर जो ये लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, जिसमें नीतीश कुमार कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी, वो तमाम नेता जो बीजेपी विरोधी हैं, एक मंच पर आए। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की अब भूमिका क्या होगी। देखिए, अगर आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखते हैं या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से राजनीति में आए और जो काम वो अभी राजनीति में कर रहे हैं, इस बात से आज कोई इनकार नहीं कर सकता कि अरविंद केजरीवाल अब एक स्मार्ट पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं, जो राजनीति के जो तमाम दांव पेच थे वो अब समझ गए हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो 2013 से पहले संघर्ष कर रहे थे और वो अरविंद केजरीवाल जो अभी आपको 2022-23 में दिखाई दिए, उस अरविंद केजरीवाल की जब आप तुलना करेंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे कि ये विपक्षी एकता जो है बने, और विपक्षी एकता को अरविंद केजरीवाल रोकना चाहते हैं। ऐसा भी एक तबका है जिसके द्वारा कहा जा रहा है। और कुछ ना कुछ अगर इस प्रकार की बातें हो रही है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। कहा जाता है कि विपक्षी एकता की जो बैठक पटना में हुई, मुद्दा था कि 2024 में संयुक्त विपक्ष किस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ उतरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल बीच में क्या चीज़ को ले आए, उन्होंने कहा नहीं भाई, पहले तो आप जो है अध्यादेश पे चर्चा कर लीजिए। तो सोचिए, पहले से कुछ मुद्दा तय हो, यानी बात करने के लिए मुद्दा तय हो, और कोई उसमें से एक व्यक्ति उठ जाए और कहे नहीं, अभी तो आपको पहले एक ही इस पर ही बात करना पड़ेगा, दिल्ली के अध्यादेश पर ही बात करने पड़ेगा जो केंद्र सरकार लाने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसको आप किस रूप में देखते हैं, इस आसानी से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें विघ्न डालने की, ये बैठक में विघ्न डालने का एक प्रयास था। और ये प्रयास आखिर केजरीवाल कर क्यों रहे हैं, तो इसके पीछे राजनीति में एक महत्वाकांक्षा है, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और वो महत्वाकांक्षा है अपने आप को बीजेपी के बाद, कह लीजिए, या मोदी के बाद देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की मुहिम, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी कह सकते हैं कि 24 नहीं तो कम से कम 2029 में तो एक ऐसा जगह बनाया जाए जहां जो देश के प्रधानमंत्री बना जाए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा जाए। और इसको जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुई उसके जरिए भी समझिए। एक समय ऐसा था, पंजाब जीतने से पहले अरविंद केजरीवाल जो है डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी पर जो है हमला नहीं करते थे, राजनीतिक रूप से जो है वार नहीं करते थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में आपकी सरकार बन गई, अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो जब राष्ट्रीय पार्टी बन गई उसके बाद के घटनाक्रम देखिए, तो अरविंद केजरीवाल, उनके दूसरे नेता जो है, तमाम जो लोग जो है डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हैं, यानी डायरेक्ट जो है मोदी पर आरोप लगाते हैं, राजनीतिक रूप से मोदी पर वार करते हैं। और ये दिखाने का एक कोशिश करते हैं कि मोदी के तौर पर, बीजेपी के बाद जो है विकल्प के तौर पर आज देश के जनता के सामने जो है आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन इस विपक्षी एकता में जो भी बैठक चल रही थी, इसमें जो महत्व है, वेटेज है, भाव जो है ज़्यादा, वो किसको मिल रहा था? कांग्रेस को मिल रहा था। और अरविंद केजरीवाल अपने आप को बीजेपी के बाद तभी स्थापित कर पाएंगे जब वो कांग्रेस के जगह को रिप्लेस करके उस जगह पे खुद को स्थापित करेंगे। लेकिन इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों लगे भी हैं। अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी इसी इर्द गिर्द घूमती है, जहां जहां कांग्रेस कमजोर, वहाँ वहाँ अरविंद केजरीवाल मजबूत। कहा जाता है कि अधिकतर जो वोटर, जो मतदाता उनके साथ जुड़ते हैं वो कौन लोग हैं, तो आप देखेंगे कि वो वही लोग हैं जो कांग्रेस से नाराज हैं, या जहाँ कांग्रेस की जो मतदाता है वो जो है अरविंद केजरीवाल की ओर जो है शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में
अगर अरविंद केजरीवाल इस महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं और इस महागठबंधन में जो है कांग्रेस की अहमियत, जो अभी नीतीश कुमार द्वारा विपक्ष की एकता का मुहिम चला दिया जा रहा है, इसमें अगर कांग्रेस को अधिक वेटेज मिल जाता है तो कांग्रेस को अधिक वेटेज मिल जाता है और ये देश के सामने ये एक विचार प्रस्तुत हो जाता है या देश की जनता के सामने एक माइंडसेट ये हो जाता है कि बीजेपी के बाद जो है ये कांग्रेस है या दूसरे नेता हैं, यानी राष्ट्रीय पटल पे विकल्प के तौर पर, तो आम आदमी पार्टी को क्या देश की जनता स्वीकार नहीं करेंगी और आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं तीसरे नंबर पर चल जाएगी। तो यही डर जो है अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि जो है वो जो है बीजेपी के बाद जो है, क्षमा कीजिएगा, वो कांग्रेस को बीजेपी के बाद फिर विकल्प बनने दे, क्योंकि अगर हो सकता है, जैसा कि संभावना बहुत कम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता बन जाए और मोदी को हरा दिया जाए, बीजेपी को हरा दिया जाए, बहुत कम संभावना इसकी लगती है। इसमें एकजुटता भी आ पाए, इन चीज़ों की संभावना बहुत कम लगती है। इस पर हमने कई बार चर्चा कर भी हम चुके हैं। लेकिन अगर 1% भी 2% भी ऐसी संभावना उत्पन्न हो जाती है तो कांग्रेस अगर एक बार केंद्र में आ गई ना, तो ये अरविंद केजरीवाल की जो बढ़ती हुई कद है ना, बढ़ती हुई राजनीति है ना, वो जो वोटर अरविंद केजरीवाल के पास कांग्रेस से खिसक के गई है ना, वो पुनः कांग्रेस के साथ आ जाएगी और कांग्रेस की मजबूती अर्थात अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है देश की प्रधानमंत्री बनने की, उस पर पानी फिर जाएगा। फिर देखिए, आज अरविंद केजरीवाल एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं जिसका कोई आप कह नहीं सकते कि एक आइडियोलॉजी है। क्यों नहीं आप कह सकते? जैसे बीजेपी की आज आइडियोलॉजी है, किसी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी देखिए एक विचारधारा है, किसी की गांधीवादी विचारधारा है। आज जो नेता विपक्षी एकता के मुहिम में लगे हुए, कोई समाजवाद के सूत्रधार हैं, कोई समाजवाद को लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई अम्बेडकरवाद को लेकर विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को देखिए ना, आम आदमी पार्टी की कौन सी विचारधारा है? आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से उभरे केजरीवाल बने और उनका क्या था विचारधारा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चीजों को लेकर आए, लेकिन आज उस पे वो सस्टेन नहीं रह पाए। आज भ्रष्टाचार के मामले में उनके ही लोग जेल में बंद हैं, आज उनके दो मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई विचारधारा भी नहीं है। लेकिन जब ये राजनीति घटनाक्रम, भारत का राजनीति जो है, देश की राजनीति जो है, फिर विचारों पर, विचारधाराओं पर केंद्रित हो जाएगी। जैसा अभी कहा जा रहा है कि अम्बेडकरवादी, समाजवादी, जैसा कि विपक्षी नेताओं, कुछ नेताओं द्वारा कहा जा रहा है अम्बेडकरवादी, समाजवादी, गांधीवादी सब एकजुट हो रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक ही कुनबे के निकले हुए थे। फिर आप शरद पवार को देख लीजिए, फिर ममता बनर्जी को देख लीजिए, फिर नीतीश कुमार को देख लीजिए, अखिलेश यादव को देख लीजिए, लालू यादव को देख लीजिए। तो इन सब का अपना अपना एक कुनबा रहा है और उसी कुनबे से ये सब निकले हैं। कुछ नेता कांग्रेस के कुनबे से निकले हैं, कुछ लोग जो है समाजवाद के कुनबे से निकले हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स एक दूसरे तरह की पॉलिटिक्स है। जब जैसा जो लगा हाथ, जब जो अवसर सामने दिखा, उस प्रकार की रणनीति अपनाने वाला वो पॉलिटिक्स है उनका। जब जिस मुद्दे पे उनको लगा कि उनके राजनीति के लिए ठीक है तो वहाँ वो सपोर्ट करेंगे, और जब उनको लगा कि उनके राजनीति भविष्य के लिए ठीक नहीं है, वहाँ वो विरोध कर देंगे। उनका राजनीति कुछ इस तरह का है जो कोई ये कह नहीं सकते कि अरविंद केजरीवाल इसी लाइन पे चलेंगे। कब वो अपना रास्ता बदल ले, कहना मुश्किल है। लेकिन इन तमाम लोगों का कुछ ना कुछ एक विचारधारा है और एक कुनबे से निकले हुए लोग हैं, एक विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। तो अगर विचारधारा पे देश की राजनीति केंद्रित हो गई तो फिर बीजेपी भी के भी विचारधारा है, बीजेपी भी सस्टेन करेगी, आगे बढ़ेगी। समाजवादी लोग जो है वो भी आगे बढ़ेंगे, गांधीवादी सेकुलर विचारधारा के लोग भी आगे बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए वहां पे कहां पे स्थान है? कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए वहां स्थान नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल एक सातिर पॉलिटिशियन है, एक मजे हुए आज पॉलिटिशियन के तौर पर उनको समझ सकते हैं। और उनको लगता है कि अगर ये विपक्षी एकता बन गई तो ये उनके लिए जो है ठीक नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि विपक्षी एकता के मुहिम में कहीं ना कहीं विघ्न डालना चाहते हैं। और इससे सीधे सीधे लाभ जो है, अगर विपक्षी एकता नहीं बनी तो ये बीजेपी को होगा। वैसे बन भी गई तो बीजेपी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन नहीं बनी तो ये बीजेपी के लिए होगा। और बीजेपी के साथ साथ जो है अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो है
उनके राजनीतिक भविष्य के लिए 2024 नहीं तो 2029 के लिहाजे से अगर देखें तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।